नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जनवरी से मार्च वाली हमारी मैगजीन चल रही थी, जिसमें अभी कुछ दिन पहले हमारा बजट जो राजस्थान का 2022-23 वाला है वो समाप्त हुआ। तो इस मैगजीन में अब सारी चीज़ें लगभग समाप्त हो गई हैं। एक आज की लास्ट क्लास है जिसमें अगर कुछ छोटी छोटी कुछ चीज़ें बची हैं, जो कि विविध कुछ चीज़ें हैं, जिसमें एक दो बजट के कुछ आंकड़े बचे हैं। इसके अलावा कोई और ख़ास न्यूज़ है जो कोई कहीं स्थान से संबंधित है, कोई रोग से संबंधित है, ऐसी कोई खास चीज़ें हैं। ऐसी कुछ जानकारियाँ और बची हैं जो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इस मैगजीन से एक चीज़ रही है, वो कौन सी है? वो है वन स्थिति रिपोर्ट। ये वन स्थिति रिपोर्ट कौन सी? 2021 वाली। तो वन स्थिति रिपोर्ट, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार जारी की जाती है और इसके जो आंकड़े हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट की एक अलग से एक वीडियो बना लेंगे। अभी आज की क्लास में इस वाली मैगजीन को समाप्त करेंगे और इसके बाद अब जो कल से जो क्लास लेंगे उसमें अप्रैल वाली मैगजीन हम शुरू करेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट की एक जो बची हुई चीज़ है उसको अलग से एक वीडियो बना के एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, राज्य बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इस क्वेश्चन में दरअसल एक चीज़ और है, ये जो राजस्व प्राप्ति है करों में, मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इन चारों करों में सबसे ज़्यादा राजस्व कौन से कर से मिलता है राज्य सरकार को। तो असल में टैक्स में कंपैरिजन है ये। तो क्या क्या है ऑप्शन आपके? पहला है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, दूसरा है राज्य वस्तु व सेवा कर, तीसरा है बिक्री कर और चौथा है राज्य उत्पाद कर। इसका क्या होगा उत्तर? इसका आंसर है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। ये क्या होती है? दरअसल केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसका वो बंटवारा करती है, अलग अलग राज्यों को उसका अलग अलग हिस्सा मिलता है। उस हिसाब से जो राज्य सरकार की टैक्स में जो आय होती है, करों से जो आय होती है, उनमें जो सबसे बड़ी कमाई है राज्य सरकार की, वो है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, और ये लगभग 14% है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी कि स्टेट की जो GST है, इसके बाद इसका नंबर आता है। फिर है बिक्री कर, इसके बाद इसका नंबर, और राज्य उत्पाद कर ये चौथे नंबर पर आता है। तो जिस क्रम में यहाँ लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में ये है। जो GST है राज्य वाला वो लगभग 11% है, बिक्री कर से लगभग 7% और राज्य उत्पाद कर लगभग 4%। लगभग परसेंटेज में बात करें तो इतना, और क्रम इनका यही है। सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? केंद्रीय करों से, दूसरा है राज्य वस्तु एवं सेवा कर से, तीसरा है बिक्री कर से, और चौथा है राज्य उत्पाद कर। एग्जैक्ट आंकड़े इनके अगर लिखूं मैं तो ये है 4.33, ये है 7.22, ये है 11.41 और ये है 14.21%। तो इतना परसेंट राज्य की राजस्व प्राप्ति है करों को लेकर। तो उत्तर इसका क्या होगा? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। आप भले ही परसेंटेज हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ से आय होती है। पूछा वैसे कुछ भी जा सकता है, RPC का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये जरूर याद रखें, एक ऑर्डर जरूर याद रखें। हो सकता है कि ये जो संख्या है, आंकड़े एक टाइम बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना है आपको, केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है उससे राज्य सरकार की सबसे ज़्यादा आय होती है इन करों में। उसके बाद राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST, फिर है बिक्री कर और उसके बाद राज्य उत्पाद कर। अगला क्वेश्चन है, राज्य बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के योजनागत व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? पिछले क्वेश्चन में पूछा था आय, और यहाँ जो राज्य सरकार अलग अलग योजनाओं पर व्यय करती है, तो किस तरह की योजनाओं में सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च किया जाता है? ग्रामीण विकास, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं या विद्युत। तो इन चारों में से क्या होगा सही उत्तर? ये है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। तो यहाँ भी आपको ये याद रखना जरूरी है कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पर खर्च होता है राज्य सरकार का? तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं योजनागत व्यय में लगभग 46% इन पर खर्च होता है। दूसरे नंबर पर आता है क्या? ग्रामीण विकास, लगभग 16% इस पर। तीसरे नंबर पर आता है विद्युत, तो लगभग 14% विद्युत, और कृषि एवं जो संबद्ध सेवाएं हैं उन पर लगभग 6%। कृषि वाली बात हमने कल भी पढ़ी थी, अगर आपको चीज़ें याद रहे, मतलब जो पुरानी बजट वाली क्लास थी, कल हमने ये पढ़ा था कि पहला जो कृषि बजट आया उसका राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितना अनुपात था, कितना प्रतिशत था, जिसका उत्तर था 5.92
5%। और मैंने कहा था ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार राज्य सरकार का कृषि बजट आया है, तो ये कृषि बजट कुल SGDP का GSDP का मतलब कितना परसेंटेज है, तो वो था 5.92। और यहाँ भी ये लिखा हुआ है कृषि एवं जो संबद्ध सेवाएं, कृषि के साथ साथ और भी जो कृषि से संबंधित सेवाएं हैं उन पर कितना परसेंट योजनागत व्यय है, तो लगभग 6%। और ये भी लगभग कितना होता है, तो ये भी लगभग 6%। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई। तो आज की क्लास में ऐसे ही कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं फैक्चुअल वो रह गई हैं, जो वो सारी आज कंप्लीट होंगी। तो कौन सी ऐप विकसित की गई है, ऑप्शन है आपके आवास, सुवास, सजग या ई संपदा। पहली बात तो ये कि ये चारों ही अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के नाम है सरकारों द्वारा जो चलाई जा रही है। आवास, सुवास, ई संपदा, ये तीनों भारत सरकार की एप्लीकेशन है, आवास, सुवास और ई संपदा। ई संपदा और आवास दोनों ही घरों से ही संबंधित है, हाउसिंग बोर्ड से ही संबंधित है, जिसमें ई संपदा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो रिकॉर्ड रखा जाता है मकानों का, आवास ऐप में भी यही हाउसिंग बोर्ड से संबंधित है। सुवास ऐप, ये जो सुवास एप्लीकेशन है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है। और हमारा उत्तर इसमें क्या है, ये है सजग। हमें याद रखनी है, राजस्थान की क्लास हमारी है। राजस्थान की जो सजग एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा। और इसका काम क्या है, आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना कि कितनी गुणवत्तापूर्वक कार्य हो रहा है, उसके डाटा रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें निगरानी करना। कौन सी एप्लीकेशन के द्वारा, तो सजग द्वारा। और इसका डेवलपर कौन है, तो राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। क्लियर, तो ये नाम याद रखना है आपको, सजग। आप चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाड़मेर का शुभंकर कही जाने वाली मरु लोमड़ी का अस्तित्व हाल ही में किस रोग के कारण खतरे में आ गया है। तो जैसा आपको पता होगा हर जिले का एक एक शुभंकर, कोई ना कोई पशु पक्षी कुछ ना कुछ है। तो बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी। उनमें आजकल एक बीमारी चल रही है और उस बीमारी के कारण उनका अस्तित्व ही खतरे में है, मतलब पूरी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। तो कौन सा वो रोग है, लंपी, सरकोप्टिक मेंज, ब्रूसेलोसिस या लेप्टोस्पाइरोसिस। इसमें आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि लंपी तो इसका उत्तर नहीं है। अब बचे तीन ऑप्शन, सरकोप्टिक मेंज, ब्रूसेलोसिस या लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें ये चीज़ें जो हैं, जो चारों नाम हैं रोगों के, ये चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये लगातार ट्रेंड में है, चर्चा में है। लंपी तो आप जानते ही हैं। वैसे इसका उत्तर बता देता हूँ पहले, इसका उत्तर है सरकोप्टिक मेंज। लंपी तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना ही है, किसी ना किसी एग्जाम में लंपी से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। कुछ चीज़ें हम भी आज लंपी की पढ़ लेते हैं। सरकोप्टिक मेंज के बारे में पहले जानते हैं, ये क्या होता है। ये जो डॉग फैमिली है उनमें होने वाली एक बीमारी है। अब जैसे डॉग फैमिली क्या होती है, एक डॉग फैमिली, ऐसे कैट फैमिली। कैट फैमिली में आप जानते हैं कौन कौन से जानवर हैं, जैसे शेर है, शेर के अलावा और कौन है, जैसे कि बाघ है, बाघ के अलावा चीता है, चीता के अलावा तेंदुआ है, तो तेंदुआ के अलावा इस तरह की जो है पैंथर, जिसको तेंदुआ ही कहते हैं। तो ये सारी जो है, और खुद बिल्ली इसमें है ही, तो वो सारी होती है कैट फैमिली। ऐसे ही डॉग फैमिली में कौन कौन होते हैं, जैसे भेड़िया है, भेड़िया हो गया, कुत्ता तो है ही, उसके अलावा और कौन हो गया, जैसे लोमड़ी होगी, या गीदड़ या सियार जिसको कहते हैं, या लकड़बग्गा। तो ये इस तरह जंगली कुत्ता, ये सब डॉग फैमिली के हिस्सा हैं। तो इन सभी में एक बीमारी पाई जाती है, कौन सी, जिसका नाम है सरकोप्टिक मेंज। और ये सरकोप्टिक मेंज किसके कारण होती है, ये एक परजीवी जो इनकी स्किन पर होता है। पहली बात तो ये आपको ये भी याद रखना है, ये जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है, तो ये एक त्वचा रोग है, मतलब कि स्किन डिजीज है। ये एक माइट के कारण, यानी कि एक परजीवी के कारण होती है। और नाम में छुपा हुआ है कौन सा है परजीवी, तो इसी के नाम से है सरकोप्टीज सरकोप्टीज स्केवी। ये नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको थोड़ा सा अंतर मिल सकता है, क्योंकि इंग्लिश शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन या अनुवाद देवनागरी में लिखा गया है। तो ये क्या है, सरकोप्टीज स्केवी, ये एक परजीवी है। मेन बात ये याद रखनी जरूरी है आपको, ये एक परजीवी यानी कि माइट जिसे कहते हैं, इनकी त्वचा पर पाए जाने वाला एक कीड़ा है।
उसके कारण ये बीमारी इनमें फैलती है सरकोप्टिज स्केबी परजीवी के नाम से। और कौन सा बीमारी है, कौन सा रोग है, यह सरकोप्टिज मेज किस में पाया जाता है, डॉग फैमिली में। अभी जो मरु लोमड़ी है उसका अस्तित्व इसके कारण खतरे में है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन और बचते हैं, जिसमें एक है ब्रूसेलोसिस, दूसरा है लेप्टोस्पायरोसिस और तीसरा है लंपी। इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम जान लेते हैं। ब्रूसेलोसिस ये क्या है, ये किन में होती है, तो गाय भैंस वगैरह जो मवेशी हैं उनमें ये बीमारी पाई होती है। और किसके कारण होती है, रोग कारक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें परजीवी है, एक माइट के कारण होती है। माइट का नाम पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है, एक परजीवी के कारण होता है जो इनकी त्वचा पर पाया जाता है, सरकोप्टिज स्केबी जिसका नाम है। दूसरा है कौन सा, ब्रूसेलोसिस, ये किसके कारण होती है, ये मवेशियों में होती है और ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। बैक्टीरिया जिसका नाम कौन से परिवार से संबंधित है, ये बैक्टीरिया, ये ब्रूसेला बैक्टीरिया है। परिवार मतलब बैक्टीरिया में, इसमें कई सारे बैक्टीरिया की एक फैमिली है ब्रूसेला, तो उससे संबंधित है बीमारी। ब्रूसेला बैक्टीरिया फैमिली के द्वारा कौन सा रोग कौन सा होता है, ब्रूसेलोसिस। ये किस कारण होता है, तो मतलब कैसे फैलता है, मनुष्यों में कैसे आता है। अच्छा, एक और चीज़ खास याद रखनी है, वो क्या है कि इनमें से कौन सी है जो पशुओं से मनुष्य में आती है और कौन सी है जो पशुओं से मनुष्य में नहीं आती है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं जूनोटिक। जूनोटिक का मतलब क्या होता है, हिंदी में जैसे कहते हैं पशुजन्य, मतलब ऐसे रोग जो पशुओं से मनुष्य में आते हैं उनको कहते हैं जूनोटिक डिजीज, और जो नहीं आते वो जूनोटिक नहीं है। इस पे आरपीएससी में अभी जो आरएस प्रीलिम्स हुआ था 2021 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक डिजीज या पशुजन्य रोग नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए थे, म्यूकरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग और सार्स। मतलब अब इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो पशुओं से मानवों में नहीं आता है, जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग और सार्स। अभी आपको अगर इसका आंसर नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, जैसे रेबीज कुत्तों से होता है इंसानों में, प्लेग चूहों से होता है इंसानों में, सार्स आपको सबको पता है ये मुर्गों से या मुर्गे मुर्गियां जो ये सब हैं या पक्षी जो हैं उनसे फैला सार्स। तो इन तीनों से हमें पता चल गया कि ये तीनों तो पशु हैं, इनसे मानव में आता है। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस अगर आपने नहीं भी सुना है तो भी आप उसका उत्तर दे सकते थे। आंसर क्या था, म्यूकरमाइकोसिस, जो कि मनुष्य में कवक के द्वारा सीधा डायरेक्टली इन्फेक्शन होता है। तो इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रोग है जो पशुजन्य है या पशुजन्य नहीं है। तो इनमें अगर पशुजन्य पूछा जाए नहीं है तो वो है लंपी। लंपी पशुओं से मानवों में नहीं फैलता है, आपने देखा ही होगा, गायों को रोग हो रहा है लेकिन गायों से इंसानों में तो नहीं आ रहा है, तो लंपी जो है वो पशुजन्य नहीं है। बात वापस आते हैं कि ब्रूसेलोसिस ये बीमारी किस कारण होती है, पशुओं से मानवों में कैसे आती है, तो इनके दूध से या इनका जो मांस है उससे। दूध से कब आ सकती है, जब दूध पूरी तरह से उबला हुआ ना हो या पास्चुराइज मिल्क जिसको कहते हैं पास्चुराइज ना हो तो दूध से आ जाती है। और मांस से कब, जब मांस भी पूरी तरह से पका हुआ ना हो, कच्चा मांस कोई खाता हो या ढंग से पका हुआ ना हो, अंडर कुक्ड जिसको बोलते हैं, ऐसा अगर मांस है तब भी उससे मनुष्य में ये बीमारी फैल जाती है। और इधर है लेप्टोस्पायरोसिस, ये किससे होती है, लेप्टोस्पायरोसिस ये भी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया की फैमिली या बैक्टीरिया का परिवार तो नाम में ही है, वो क्या है, लेप्टोस्पाइरा। कौन सा बैक्टीरिया, लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया से होती है लेप्टोस्पायरोसिस। होती किस में है ये लेप्टोस्पायरोसिस, ये मेनली होती है इस बैक्टीरिया के कारण, पहले होती है चूहों में, और चूहों के मूत्र से इसके कांटेक्ट में अगर मनुष्य आ जाता है, चूहे घर में रहते हैं तो इनके मूत्र में ये बैक्टीरिया भी आ जाता है, खाद्य पदार्थों में अगर आ जाता है तो, या इंसानों में इसी के थ्रू ये फैलता है, चूहों के थ्रू, तो ये भी एक तरह की जूनोटिक डिजीज है, पशुजन्य रोग है। इस ऑप्शन में तीनों जो रोग हैं पशुजन्य रोग हैं, केवल लंपी है जो पशुजन्य रोग नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सरकोप्टिक मेंज पशुजन्य है, ब्रूसेलोसिस ब्रूसेला के द्वारा होता है, पशुजन्य है। लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया के कारण होता है, चूहों में होता है, और चूहों के अपशिष्ट पदार्थों से या चूहों के द्वारा खाद्य पदार्थों को संक्रमित करने से या मनुष्य को काट लेने से या मनुष्य की स्किन में इन्फेक्शन से ये बीमारी भी आ जाती है, लेप्टोस्पायरोसिस। आजकल काफ़ी खतरे में है, राजस्थान में कई जगह ये फैलनी शुरू भी हुई है, तो ये भी पशुजन्य है। लंपी एक ऐसा है जो पशुजन्य नहीं है, मतलब नॉन जूनोटिक, पशुजन्य नहीं। कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन ये है
तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऑप्शन में यही रख के और क्वेश्चन बदल दूं, क्वेश्चन क्या कर दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुजन्य रोग नहीं है, ऑप्शन यही है, तो ये क्वेश्चन हो गया जनरल साइंस का और अभी ये है करंट अफेयर्स का। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन के ऑप्शन ही उसको डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इजी क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है। अब रह गया हमारा क्या, लंपी। लंपी के बारे में कुछ खास खास चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि लंपी लगातार चर्चा में है। लंपी का पूरा नाम दरअसल है लंपी स्किन डिजीज, इसको शॉर्ट में कहते हैं LSD, लंपी स्किन डिजीज। तो ये पता चल गया स्किन डिजीज है, त्वचा में होने वाला रोग है। किन की त्वचा में होता है, तो ये जानवरों में होता है। जानवरों में भी अभी सबसे ज्यादा भारत में किस में फैला हुआ है, तो गायों में है, गायों में होने वाला रोग है। भारत में कहां से आया, तो अफ्रीका में एक देश है जाम्बिया। मैं लंपी में जो जो चीजें पूछे जा सकती हैं एक बार उनके सारे नाम लिख रहा हूं, क्योंकि ये लंपी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में एक देश है जाम्बिया, जाम्बिया से होता हुआ ये, मतलब जाम्बिया कहाँ है, अफ्रीका। अगर आपको याद है, थोड़ा सा मैं एक अगर रफ मैप बनाऊं तो अफ्रीका, अफ्रीका से हम इधर चलेंगे तो यहाँ कहीं भारत आता है, एक रफ आइडिया लिया है। तो अफ्रीका से इधर मतलब अफ्रीका से पूर्व की तरफ भारत आता है। ऐसे ही ये रोग फैला अफ्रीका में, यहाँ पर है जाम्बिया, जाम्बिया से ये इधर के जो देश हैं इनसे होते हुए, यानी कि यहाँ मिडिल ईस्ट में जो मध्य पूर्व के देश पड़ते हैं उनमें पहुँचा। उनके बाद ये पाकिस्तान में पहुँचा और पाकिस्तान से भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में इसने प्रवेश किया, तो भारत में सबसे पहले इसने प्रवेश किया किसमें, गुजरात। गुजरात के बाद आया ये राजस्थान, और राजस्थान में भी, राजस्थान के वो एरिया जो कहाँ लगे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में लगे हुए हैं, सबसे पहले उनमें आया और अब राजस्थान में फैलते हुए अभी कहाँ तक भी है, पंजाब में भी इसके केस पाए जाने शुरू हो चुके हैं। तो ये तो हुआ इसका जियोग्राफिकल मतलब स्प्रेड कैसे आया, तो अफ्रीका के जाम्बिया से मध्य पूर्व के देशों से और वहाँ से भारत में, और भारत में सबसे पहले गुजरात में, गुजरात के बाद राजस्थान में। सामान्य सी एक जानकारी हुई। अब इसकी और चीज़ हम समझते हैं क्या क्या, कि लंपी कैसे होता है, कौन से वायरस से होता है, उस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है, ये किसके द्वारा होता है रोग, तो ये वायरस के कारण होता है। अगर एग्जाम का लेवल या क्वेश्चन का लेवल इजी है तो उसमें केवल यही पूछा जा सकता है कि लंपी जो डिजीज है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन आपको दे दी गई, जैसे वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण या परजीवी के कारण। तो आपको नाम याद रखना है वायरस के कारण। कौन सा वायरस है, तो वायरस का नाम मैं लिख देता हूँ, वो है कैप्रीपॉक्स। लंपी किसके कारण होता है, कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण। लंपी की सारी चीज़ें आप नोट कर लें जरूर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लंपी वायरस के कारण होता है और कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण। अब इसमें खास चीज़ लिख देता हूँ मैं, ये जरूरी नहीं पूछी जाए लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, क्या कि ये कैसा वायरस है, तो DNA टाइप का वायरस है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड DNA टाइप का वायरस है। अब ये डिपेंड करता है किस तरह का आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए सेकंड या थर्ड ग्रेड एग्जाम है तो उसमें इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना पूछ सकते हैं कि वायरस के कारण होता है। अगर एग्जाम का लेवल बड़ा है, RS का एग्जाम है, तो उसमें पूछ सकते हैं कौन से वायरस के कारण होता है। या एग्जाम का लेवल और बड़ा है, UPSC में है या IAS में, एक ही बात है, UPSC का IAS जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज, तो उसमें पूछा जा सकता है इसके वायरस का भी टाइप, कि ये DNA वायरस है या RNA वायरस है या सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। जैसे कोरोना वायरस कौन सा था, तो वो RNA वायरस था, सिंगल स्टैंडर्ड। ये कैसा है जो लंपी है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है, कौन से वायरस से होता है, कैप्रीपॉक्स से, और ये कैसा है, dsDNA वायरस है। अब एक और चीज़ जो चर्चा में है, क्या कि इसकी दवाई क्या है, मतलब इसका टीका क्या है, अभी कौन सा दिया जा रहा है, तो अभी इसमें 2 टीके दिए जा रहे हैं, गॉट पॉक्स और शीप, भेड़ यानी कि बकरी और भेड़, गॉट पॉक्स और शीप पॉक्स, ये वर्तमान में टीके दिए जा रहे हैं, मतलब ये वैक्सीन है जो अभी चल रहे हैं। लेकिन ये 100% इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये किसके लिए इफेक्टिव हैं, ये बकरी और भेड़ के लिए हैं, लेकिन अब दिए जा रहे हैं इमरजेंसी में। इसका जो टीका ओरिजिनल है, जो डेवलप किया जा रहा है, वो कौन सा है, वो बात इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाने की संभावना है। वो है, मतलब इसका वैक्सीन कौन सा है लंपी का, वो है प्रोवैक इंड, मतलब प्रोवैक मतलब वैक्सीन, इंड मतलब इंडिया। तो ये भारत में ही बनाए जाने वाला एक वैक्सीन है, ये भारतीय वैक्सीन है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है भारत में, तो ICAR
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा ये वैक्सीन बनाया जा रहा है। कौन सा? प्रोवैक इंड। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की संभावना है। साथ ही ये भी पूछे जाने की संभावना है लंपी स्किन डिजीज किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ? तो अफ्रीका से फैलता हुआ आया। ये बात पूछी जा सकती है कि भारत में इसने कहाँ से प्रवेश किया? तो गुजरात से होते हुए राजस्थान में आया। भारतीय वैक्सीन का नाम है ICAR द्वारा डेवलप की जा रही है, जो प्रोवैक इंड। लंपी के बारे में पूछे जा सकने वाली खास कुछ चीज़ें मैंने लिख दी। एक और चीज़, जैसे अगर ये कौन से टाइप का जो वैक्सीन है वो कैसा है, तो ये LAV लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ये बहुत डिटेल वाली बात है। ये उन एग्जाम में पूछी जाती है जिनमें कि बायोलॉजी का पार्ट हो, यानी कि नीट वगैरह उस तरह की चीज़ों में। ये भी वैसे तो, पर फिर भी जनरली मैंने एक बता दी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि जयपुर व जोधपुर के बाद राज्य के कौन से शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जाएगी? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? अजमेर, अलवर, उदयपुर या कोटा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल फैक्चुअल जानकारी पूछी गई है। आपको ये तो पता होगा कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो राजस्थान के 2 शहरों में। कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर। दोनों में एक साथ ही लागू की गई थी। और कब लागू की गई? 2011 में। जयपुर में पहले कमिश्नर कौन बने? तो वो थे BL सोनी। और जोधपुर में कौन बने थे? तो वो भूपेंद्र कुमार दत्त, BK दत्त, भूपेंद्र कुमार दत्त, ऐसा कुछ है। हाँ, भूपेंद्र दत्त ही है शायद नाम उनका। और ये हैं BL सोनी। अब बात की जा रही है जो तीसरा भी शहर है जहाँ ये कमिश्नरेट प्रणाली लागू की जा रही है राजस्थान में, वो कौन सा है? तो उसका उत्तर है कोटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है सप्ताह के कौन से वार को नो बैग डे, यानी कि बैग नहीं ले जाना है स्कूल में, ऐसा कौन सा दिन घोषित किया गया है? मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार या शनिवार। उत्तर है इसका शनिवार। और ऐसा घोषित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना जिसने हर शनिवार को स्कूलों में नो बैग डे घोषित किया। इसके अलावा जो 2 दिन और आप देख पा रहे हैं, एक है मंगलवार और एक है शुक्रवार, इन 2 दिन को भी स्कूलों में एक खास प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इन 2 दिनों को क्या किया जाता है? तो सप्ताह में 2 दिन क्या दूध का वितरण किया जाता है। कौन सी योजना के तहत? जिसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत जो स्कूल हैं उनमें 2 दिन दूध वितरित किया जाता है। कौन सी क्लास में और कितना कितना है? मैंने बताया था कि 150 ml और 200 ml बच्चों की क्लास के हिसाब से उनको दूध वितरित किया जाता है। और ये कौन सा था? ये पाउडर मिल्क था। सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है। कौन से दिन? मंगलवार और शुक्रवार। और आज के क्वेश्चन का आंसर क्या है? शनिवार, जिसको क्या घोषित किया गया? नो बैग डे। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि राज्य के पुलिस थानों में बाल मित्र थाने की शुरुआत किस जिले से की जा रही है? उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर या अजमेर। उत्तर है इसका डूंगरपुर। तो डूंगरपुर से शुरू करते हुए राज्य के जो 20 पुलिस थाने हैं शुरुआत में, उन पुलिस थानों के अंदर ही, उनके अंदर ही, अलग से थाना नहीं बल्कि उनके अंदर ही एक क्या बनाया जाएगा? बाल मित्र थाना। मतलब ऐसा थाना जहां बच्चे पुलिस वालों से मिल पाएँ, बात कर पाएँ, समझ पाएँ, या बच्चों के प्रति होने वाले जो अपराध हैं उनमें कमी लाई जा सके, इसके लिए बनाया जा रहा है बाल मित्र थाना। जिसके लिए जो बाल संरक्षण आयोग है, राजस्थान पुलिस है, ये सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं। साथ ही कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, जिनको क्या मिला था? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं, वो भी इसका सहयोगी संस्थान है। कौन सा? कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन। साथ ही राजस्थान पुलिस और बाल संरक्षण आयोग, ये सब इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डूंगरपुर से कौन सा शुरू हुआ था? तो पुलिस मेरी दोस्त था। ये कौन सा है? बाल मित्र थाना। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये बाल मित्र थाना बच्चों के लिए, और पुलिस मेरी दोस्त जो डूंगरपुर से शुरू हुआ, जहाँ जो 9th से 12th क्लास की लड़कियां हैं उनकी पुलिस थानों में विजिट कराई जाएगी ताकि पुलिस के साथ वो फ्रेंडली हो सकें और महिलाओं के प्रति जो होने वाले अपराध हैं उनमें कमी लाई जा सके। वो था पुलिस मेरी दोस्त। और वो भी कौन से दिन? वो भी हर शनिवार को था। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है?
तो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक सिर्फ दूसरी बार ही इसका राजस्थान में हो रहा है आयोजन, और इससे पहले कब हुआ था, पहली बार जब हुआ था राजस्थान में पहली बार, वो कहाँ हुआ था, जयपुर में। अब जो दूसरी बार होने वाला है वो कहाँ है, पाली में, और पाली का कौन सा वो स्थान है, रोहट। राजस्थान का पहला है ये, तो राजस्थान का पहला हुआ था कब, जयपुर में, और राजस्थान का दूसरा हो रहा है कहाँ, रोहट में। ये लगभग 66 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। पहली बार जब हुआ था वो शायद हुआ था 1956 में, 1956, और अब ये 2023 में होने वाला है। तो पाली के रोहट में। और भारत की जो पहली ऐसी थी जम्बूरी, वो कहाँ आयोजित की गई थी, वो आयोजित हुई थी सिकंदराबाद। कहाँ है सिकंदराबाद, ये है आंध्र प्रदेश में। ये जो स्काउट जम्बूरी है, स्काउट गाइड जम्बूरी है, ये भारत की पहली, जिसका आयोजन हुआ था कहाँ, सिकंदराबाद में। भारत की फर्स्ट कब हुआ था, 1953 में। और राजस्थान में इसका पहली बार जब हुआ आयोजन, वो हुआ था 1956 में। और उसके बाद अब राजस्थान में जो दूसरी बार होने जा रहा है वो कहाँ हो रहा है, पाली के रोहट में। ये जो स्काउट है, स्काउट गाइड, इनका जो ध्येय वाक्य है, एक बार हम वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था ध्येय वाक्य DRDO का, बलस्य मूलम विज्ञानम RAS प्रीलिम्स में। तो इसका क्या है, इसका ध्येय वाक्य है राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर, मतलब सदैव तैयार, राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर, ये स्काउट गाइड का ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य पूछे जा सकते हैं, पिछली बार पूछा गया किसका, DRDO का जो था बलस्य मूलम विज्ञानम, किसमें पूछा गया था, RAS प्रीलिम्स 2021 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या है, पंकज मित्तल, अकील कुरैशी, मुनीश्वरनाथ भंडारी या लक्ष्यराज सिंह। तो पंकज मित्तल तो आप जानते हैं, ये तो राजस्थान हाई कोर्ट के ही वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के क्या हैं, ये मुख्य न्यायाधीश। कौन से हैं ये मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट के, तो ये 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कब से कब रहा इनका कार्यकाल, कब तक रहेगा, मतलब कब बने ये, तो ये बने थे 14 अक्टूबर को, अभी मतलब कुछ दिन पहले 14 अक्टूबर 2022 को। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, ये रहेंगे 16 जून 2023 तक। साथ ही राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके बाद ये आए राजस्थान में और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायाधीश ये इससे पहले कहाँ थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे, और राजस्थान हाई कोर्ट में भी अभी ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कब तक रहेंगे, 16 जून 2023 तक। क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, मुनीश्वरनाथ भंडारी। ये कहाँ के बनाए गए हैं, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। और कहाँ के बनाए गए हैं, तो ये मद्रास हाई कोर्ट के बनाए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले हैं, ये जयपुर से संबंधित हैं। ये पूछा जा सकता है, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये कब बनाए गए, तो ये बनाए गए थे 14 फरवरी 2022। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा अभियान है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो हमें फैक्चुअली याद रखना है। क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर है बूंदी। तो नारकोटिक्स कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स विभाग जो भारत सरकार का, और साथ ही बाल संरक्षण विभाग जो है, इन दोनों ने सम्मिलित रूप से एक अभियान चलाया है। कौन सा, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और उसमें बूंदी जिला राजस्थान है जो, उसको इन्होंने क्या दिया, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।
तो इसके साथ ही अब समाप्त होती है हमारी जनवरी से जो मार्च 2022 वाली मैगजीन है, उसका सारा कंटेंट समाप्त हुआ। जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके लिए अलग से कोई एक वीडियो, कोई एक क्लास हम कभी भी रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन वो जनवरी से मार्च वाले कंटेंट में उसको शामिल करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी भी उसकी एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे अप्रैल वाली मैगजीन। यहाँ तक ये सब समाप्त हुए, कोशिश करेंगे इस पूरी सारी वीडियो का या पूरी सारी जो मैगजीन हुई है अभी तक कब से कब की, जनवरी से मार्च वाली अभी आज समाप्त हो गई, तो हम एक प्लान कर रहे हैं क्या कि इस पूरी मैगजीन का कोई एक टेस्ट अरेंज करें। इस पर अभी सोच विचार चल रहा है, आप भी बताओ अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करें तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। हम सोच रहे हैं अभी कलाम एकेडमी की जो वेबसाइट है उस पर इसका टेस्ट रखें और फिर सॉल्यूशन उसका यहाँ आपके साथ क्लास में डिस्कस करें। बाकी आपके सजेशन पर डिपेंड है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं आप कैसा चाहते हैं। आप मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में जो हम अप्रैल वाली मैगजीन है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, धन्यवाद।